यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान को चाहिए सुकून, और वो सुकून मिलता है मानसिक शांति से। और मानसिक शांति आपको कैसे मिलेगी? योग से। योग जो है एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपके मस्तिष्क को थकान से दूर करती है और वो आपको सुकून देती है। और आज हम बात करेंगे इसी पर, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर योग से क्या कुछ हमें मिलता है, और योग करके हम कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख और मैं हूं आपकी एंकर अंबिका मिश्रा, और आज हमारे साथ इस योग के विषय में बात करने के लिए खास व्यक्ति, एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। तो सबसे पहले डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा जी कि योग की हम बात करते हैं, और आज जो इंसान है उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में ये जो भागदौड़ भरी लाइफ है, काफी तनाव आ चुका है। तो इसे हम योग से कैसे जोड़ें? अब हम कहते हैं ना कि जब योग करेंगे तो हम निरोग रहेंगे, तो योग का निरोग से क्या संबंध है? हम देखते हैं सारी दुनिया को, भारत का वैभव जो हम देखते हैं पुराने समय का, तो वह योग ही हमारी है। और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से सारी दुनिया को एक किया है। मुझे लगता है 21 जून आने वाला है। 21 जून को दुनिया के अधिकांश देश के अधिकांश, दुनिया के अधिकांश शहर, और मैं कहूँ अधिकतम नागरिक योग को करते हैं। तो सबका अनुभव यही कहता है कि अगर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो वह मानसिक से आएगी, और मानसिक शांति अगर चाहिए तो वह योग से आएगी। और योग ही एक ऐसी विधा है भारत की जो दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है। जी, तो हम बात कर रहे हैं योग को लेकर, और योग की बात हम डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से क्यों कर रहे हैं, हम ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभी हुए हैं, और इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के लोगों को निरोग रखने की। तो एक अहम जिम्मेदारी आपको मिली है डॉक्टर साहब, और जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि अगर हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मस्तिष्क यदि स्वस्थ है, तो हम काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कितना कुछ आप मानते हैं, आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के? मुझे लगता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है और मनुष्य को मनुष्यता के साथ बढ़ना है तो उसमें योग की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा है कि इस देश को, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अगर बुद्ध चाहिए तो वह योग में शामिल होंगे, और योग के माध्यम से बुद्ध को हम देख सकते हैं। अगर दुनिया को मानवता के रास्ते पर ले जाना है, दुनिया के भयंकर मार काट से अगर दुनिया को आपको सुरक्षित रखना है, तो उसका एकमात्र है वो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में बड़ी प्रधानता जो योग की है। योग से हम देखते हैं हमारे ऋषि मुनि मनीषी अपनी आंतरिक शक्ति को इतनी बढ़ा लेते हैं कि बाह्य शक्ति उसके आगे बहुत छोटी हो जाती है। मन के जो अंतःचक्षु कहते हैं उनसे वो इतनी बड़ी आगे तक का देख लेते हैं। ये सब योग से शक्ति मिलती है, और योग भारत की पहचान है, योग भारत की आत्मा है, योग भारत की संस्कृति है, योग भारत का संस्कार है। जी, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि योग जो है भारत की संस्कृति है, योग भारत का संस्कार है, तो कहीं ना कहीं हम अपने संस्कार को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और ये संस्कार और संस्कृति को एक साथ एक धागे में पिरोने की जिम्मेदारी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को मिली है। हम इनसे और भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा है कौन। मध्य प्रदेश के ये निवासी हैं, और अभी इन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिली, लेकिन इनसे पहले ये इन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिली थी, कैसा इनका बचपन रहा, राजनीति में इनका प्रवेश कैसा हुआ, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से राघवेंद्र जी, जो बात चलती है कि आपका जो ये जो सफर है काफी लंबा रहा है, आपने इससे पहले बाल आयोग की जिम्मेदारी आपने संभाली है, किस प्रकार से आपका जो प्रवेश है वो राजनीति में हुआ? नहीं, मैं एक बहुत छोटे से साधारण ग्रामीण मेरा अगर देखा जाए तो परिवेश है जी। और जहाँ राजनीति तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग। बहुत छोटा सा गांव है जहाँ केवल प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जी। उस गांव के प्राइमरी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। आगे की पढ़ाई एक हमारे तहसील प्लेस पे मैंने आकर के की है, और मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं संघ से जुड़ गया था जी। संघ की शाखाओं में जाना, और संघ की शाखाओं के माध्यम से जो एक राष्ट्रभक्ति का भाव मन में आता है, उसके माध्यम से एक अच्छा विचार, समाज के लिए कोई सोचना, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, यही मुझे लगता है यहाँ तक लाने के पीछे बड़ा कारण रहा है। तो संघ के संस्कार, संघ के संस्कारों के द्वारा, संघ की शाखा से मिली हुई जो संस्कार है, उसी के माध्यम से मैं अपने आप को समाज के लिए कुछ करने में
समर्थ हो पाया। तो राघवेंद्र जी, आपने जो अपनी जो शुरुआत है वो क्या छात्र राजनीति जीवन से की है? आपने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया होगा, पहले के समय में हुआ करते थे कि छात्र नेता के रूप में जब कोई युवा उभरता था आगे उसकी राजनीति की जो करियर है वो उसी में आती थी। तो क्या आपने भी छात्र जीवन से राजनीति शुरू कर दी थी? नहीं, मैंने लीडरशिप की भावना पहले से रही होगी। मैं संघ की शाखाओं के माध्यम से ही मैंने किया है। जी मेरी पढ़ाई होते होते ही मैं 12th क्लास में था। इसके बाद जब मैं भोपाल आया तो मैं चूंकि संघ शिक्षा वर्ग मैंने किया था, जी तो जी यहाँ संघ कार्यालय में आकर के रहने लगा। तो संघ का काम करना, संघ की शाखा लगाना और अपनी पढ़ाई करना, इसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूँ। फिर मेरी जब पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने LLM कर लिया। जी LLM करने के बाद में फुल टाइमर संघ में जो प्रचारक होती है उस अवधारणा से मैं काम करने लगा। मैं 10 वर्ष फिर संघ के प्रचारक के रूप में मैंने काम किया। जी। तो हमारी बात हो रही है संघ के प्रचारक से, मतलब संघ को मानने वाले। और संघ जो है, RSS जो है, संघ जो है पूरी तरह से डिसिप्लिन में चलने वाली एक शाखा है जिसे लेकर के पूरी दुनिया में इसको एक संदेश दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है कि इनकी जो शुरुआत जो हुई है राजनीति में आने की, वो एक डिसिप्लिन के साथ में हुई है, क्योंकि संघ ही सिखाता है कि हमें कैसे हमारे जीवन को जीना है और कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। शायद यही संघ की अगर हम कहें तो एक छोटी, तो हमने इनकी तो परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन अगर माने तो बिल्कुल मैं कहूंगा यही संघ यही संघ की परिभाषा है। जी राघवेंद्र जी, जैसे आप जब धीरे धीरे जब आप राजनीति जीवन में आपने प्रवेश किया, फिर आप मध्य प्रदेश शासन में आपको बच्चों की एक अहम जिम्मेदारी दी गई। जो बच्चे कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं, उन बच्चों को संवारने का, उन बच्चों की जो उनकी जिंदगी है, उनके मनोभाव है, उन्हें संवारने की जिम्मेदारी आपको दी गई। जब आपको वो जिम्मेदारी सौंपी गई बाल आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उस समय सर क्या क्या चुनौतियां आई और आपको उस समय जो जिम्मेदारी मिली बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो कच्चे घड़ी की मिट्टी होते हैं, उन्हें फिर संवारने की जो जिम्मेदारी आपको मिली, वो पल आपके लिए कैसा था? देखिए, मुझे लगता है अगर किसी भी देश का भविष्य को अगर कहें कि देश के बारे में विचार करना है जी तो वो आबादी बच्चों की होती है। जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसकी 41-42% जो आबादी जी आयु के क्राइटेरिया में आती है, इसको 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे कहते हैं, वो होती है। जी जी तो उसमें मुझे लगता है मैं बच्चों की दुनिया को दो तरह से देखता हूँ। एक वो बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं, और एक वो बच्चे हैं जो आर्थिक प्रभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ कि जो अभाव में जीवन जी रहे हैं उनके पास सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं से हम तक पहुँचते हैं, उस अभाव की पूर्ति करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या मुझे बच्चों में जो दिखती थी, वो है आर्थिक प्रभाव की वजह से। जी हम अक्सर देखते होंगे उन बच्चों को जो 98%, 97%, 95% लाने वाले बच्चे होते हैं, जिंदगी में एक सफलता नहीं मिली, उन्होंने ऐसा स्टेप उठा लिया जिसको चाहे सुसाइडल स्टेप हो या कुछ भी, तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो मुझे लगता है उस सोसाइटी में भी एक बड़ी समस्या है। अगर इन सारी समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता है तो फिर मैं कहूँ कि भारतीय जीवन पद्धति है, भारत का विचार है, भारतीय संस्कृति है, भारत की परिवार व्यवस्था है, और इस परिवार व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, संस्कार को आगे बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। और मुझे लगता है उसी में से इसका समाधान निकलता है। कानून अपनी जगह पे काम करता है। अगर कोई अपराध होता है, अपराधी को पकड़ना, उसको सजा देना, यह कानून का काम है। लेकिन समाज अच्छी तरह से चले, यह समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक समाज इसके लिए तैयार नहीं होगा, तो आयोग के रूप में मैंने कानूनी दृष्टि से जो काम किया वो तो अपनी जगह पर है ही, साथ में जागरूकता के लिए मैंने बहुत काम करने का प्रयास किया। जब मैं आयोग अध्यक्ष था तो मैं जहाँ भी जाता तो पोस्ट कार्ड पे अपना एड्रेस लिख के छोड़ देता था स्कूल के बच्चों को। अब वो बच्चों के पास पहुंच जाता था। अगर कोई बच्चों की अपनी समस्या हो तो मुझे भेजते थे। मुझे आपके चैनल के माध्यम से शेयर करते हुए बड़ी खुशी होगी, लगभग 8000 बच्चों ने मुझे उस समय पत्राचार किया है। तो मैंने 8000 बच्चों के ही प्रश्नों का उत्तर दिया है, यथासंभव उनका समाधान भी दिया है। जी, जिस प्रकार से राघवेंद्र जी, जब आपने कहा कि बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा की गई कि बच्चे जो है अपनी समस्याओं को वो आप तक भेज सके। अगर हम देखें कि धीरे धीरे परिवेश बदलता गया, समय बदलता जा रहा है। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल के पहले जो है बच्चों के जो अंतर्भाव होते थे, मनोभाव होते थे, वो कैसे हुआ करते थे? क्योंकि देखिए, जब आपने बाल आयोग की जब जिम्मेदारी आपने संभाली है तो उस टाइम पर बाल मजदूरी काफी हुआ करती थी, बाल विवाह काफी हुआ करते थे। तो उस टाइम पे भी आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। किस प्रकार की जो चीजें आपके सामने निकल के आई जो आपके लिए काफी नई थी? देखिए, बाल मजदूरी है, बाल विवाह, ये जो कहना चाहिए ये चुनौतियां हैं, वास्तव में बहुत लंबे समय से हैं। लेकिन धीमे धीमे सरकार की योजनाएं, समाज की जागरूकता और लोगों के उनके प्रति संवेदनशीलता की वजह से कम तो होती जा रही हैं। फिर भी मैं देखता हूँ एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने आज बच्चों के जो यौन शोषण की समस्या एक बहुत बड़ा विषय बेकरार बन के घूम रहा है।
और जब देखते हैं कितने छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये घटना होती है, हम कल्पना नहीं कर सकते मनुष्य के दिमाग में कैसे ये विचार आ सकता है। 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की, 6 महीने की बच्ची के साथ में ये घटना जी होती है, तो लगता है कि मनुष्यता कहाँ जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हम लोगों ने काम किया। और साथ में अगर आप देखेंगे कि जो माइनर के साथ में सेक्स का कोई इस तरह का घटना होती है, सेक्स असल्ट होते हैं, जी तो मैं डेथ पैनल करने का काम पहला मध्य प्रदेश ने किया है। जी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी, मौसम आयोग का अध्यक्ष था, तो मैं उसका एक हिस्सा था। और अभी तक मध्य प्रदेश में मुझे लगता है माइनर के साथ इस तरह की घटनाओं में जी 50 से अधिक फांसी की सजाएं सेशन कोर्ट से हो चुकी हैं। जी तो मैं मानता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सजा मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने उस पर बहुत काम किया है, बाद में देश ने भी इसको लागू किया है। जी दूसरा, मध्य प्रदेश ने आरटी में बहुत काम किया है। लगभग आज की तारीख में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, 11 लाख 12 लाख की संख्या हो सकती है वो, जी जी तो इन बच्चों को आरटीई के माध्यम से एडमिशन मिले हैं। और वो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वहाँ बच्चे के साथ में कोई इसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी और आरटीई के में काम करने वाला मध्य प्रदेश देश का सबसे पहला और बड़ी संख्या में बच्चों के लिए काम करने वाला राज्य बना है। जी सर, अभी जिस प्रकार से अब आपने आरटीई की बात अभी आपने कही है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि बच्चे को का जो अधिकार है वो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चे को मिलता है, जो आरटीई के तहत आता है, राइट टू एजुकेशन में। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हमने बात की, कई बार हमने ये देखा है, अब अगर ये बात निकली है तो एक सवाल मेरे मन में आया जी हाँ। कि आरटीई में जैसे हम बात करते हैं, आपके अगर हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात हाँ करें, हाँ। तो कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल हैं वो भी अपने कोटे में रखते हैं कि हमें आरटीई के तहत एडमिशन देना है, 25% एडमिशन देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्कूल जो है, स्कूल जो प्रबंधन जो है वो मना कर देते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, डब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं। उस समय आपके पास शिकायतें भी रही होंगी कि यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो उस वक्त शर्मा जी, आप लोग मैनेजमेंट से कैसे बात करते हैं, क्योंकि कई स्कूल नहीं चाहते हैं कि देखिए, मैं हम आपको बच्चों बताऊं, को ऐसा एडमिशन नहीं दें। है कि नहीं चाहते या चाहे, आरटीई कंपलसरी है। जिस विद्यालय में जो प्रपोजन तय है उसमें उसको एडमिशन देना ही पड़ता जी है। अब उसमें धीमे धीमे कुछ जो समस्याएं थी उसमें सुधार किए गए। जी जी। जैसे पहले आरटी में कोई भी बच्चा, कोई अभिभावक जाके अप्लाई कर देता था। हम्म अब उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में अप्लाई कर रहे हो आप उसके नियरेस्ट रहना चाहिए। वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो बच्चा एडमिशन तो उसको मिल जाता है किसी बड़े स्कूल में, जी। बट वो बस अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ वो हाँ। आएगा कैसे? तो इसलिए यह तय किया कि जहाँ वो रहता है उसके सराउंड में है। फिर भी मैं मानता हूँ कि जो प्राइमरी जो इसमें एडमिशन होते हैं उसका 20% ही बच्चों का एडमिशन मिल पाता है। जी तो वो संख्या उतनी नहीं, इतनी होना चाहिए। तो उसमें और अधिक संख्या बढ़े, इसके लिए भी प्रयास हैं। बट जो संख्या है वो स्कूल को करना ही पड़ती है। जी जी लेकिन मैं आपके माध्यम से बात शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मिशनरी विद्यालय बड़ी संख्या में और एसआरटी के दायरे से बाहर हैं। जी यह एक मुझे लगता है समाज के लिए चुनौती है, क्योंकि उस मिशनरी स्कूल में हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं। जी जी एक स्कूल है जो आरटी को मान रहा है, दूसरा स्कूल है केवल हम माइनॉरिटी हैं जी इसलिए उसको नहीं मानते हैं। मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। और कोई सोशल सामाजिक संस्थाओं को या किसी को इसमें लिटिगेशन में जाना चाहिए, डब्ल्यूपी वगैरह उसमें पहले लगाएंगे। जी जी अगर ऐसा होगा और मिशनरी संस्थाएं भी इसके दायरे में आएँ, जी। क्योंकि जो माइनॉरिटी एजुकेशन जो है उसका एक डेफिनेशन है, अगर उसका सेक्शन 28-29 आप देखेंगे 20 तो 29, उसमें हाँ। होता है कि जो बच्चों माइनॉरिटी एजुकेशन जो संस्थाएं बनी हैं वो माइनॉरिटी शिक्षा के लिए बनी है। जी तो क्या मिशनरी स्कूल माइनॉरिटी की एजुकेशन देते हैं? नहीं। क्या मिशनरी स्कूल में केवल माइनॉरिटी के बच्चे आते हैं? तो नहीं। जी जब सामान्य परिवेश से बच्चे आते हैं, वो सामान्य शिक्षा देते हैं, तो उनको आरटी के दायरे के अंदर आना ही चाहिए। जी और मुझे लगता है इस पर बहुत आवश्यकता है काम करने की। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मिशनरी संस्थाओं को स्वतः इसमें अपने आप को आरटी में शामिल करना चाहिए। जी। तो हमारी बात चले, जिस प्रकार से इन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिली थी बच्चों के भविष्य को संवारने की, क्योंकि बाल आयोग के अध्यक्ष एक कार्यकाल आपने निकाला है, तो जिस प्रकार से इन्हें जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारियों पर ये बखूबी उतरे, और इन्हें बताया, क्योंकि इनकी एक छवि जो है, देखिए, एक आरएसएस के मानने वाले के साथ साथ, एक नेता के साथ साथ, इनकी एक छवि जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कैसे काम किया है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि योग आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब कौन कौन सी चुनौतियां इनके सामने होंगी, कैसे लोगों तक, बच्चों तक, महिलाओं तक और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां तक योग को कैसे ये पहुंचाएंगे। तमाम चर्चा और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के साथ होगी। लेकिन फिलहाल अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे मेरे खास शो द अंबिका मिश्रा शो में, जिसमें हमारी बात हुई है मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। बातों का सिलसिला जारी है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने बात की अभी बच्चों के अधिकारों की हमने बात की, बच्चों की शिक्षा की हमने बात की है, कैसे अब हम आते हैं बच्चों को योग से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आज का जो समय है अधिकांश हमने देखा है कि 95% बच्चे जो हैं अब मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं। उनके घर के लोग भी अब पूरी तरह से मोबाइल की दुनिया में आ चुके हैं। एक बड़ी चुनौती है बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को योग के साथ जोड़ने के लिए। तो कुछ इसके लिए आप लोग कैसे कदम उठाएंगे, कैसे काम किया जा सकता है? और सबसे पहले तो जो बच्चे और जो अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वास्तव में वर्चुअल दुनिया का अपना एक समय होना चाहिए। जी हम 24 घंटे अगर वर्चुअल दुनिया में चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर से मनुष्यता खत्म हो जाएगी। जी और हम जिस भारत की कल्पना करते हैं, जिस संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ा चुनौती भरा एक विषय होगा। इसलिए हमें एक्चुअल दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा। जी इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे समय परिवारों में पहले होती थी, एक सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार जिसको सभी बोलते थे। जी दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, मामा मौसी हैं, तो बच्चों का एक संपूर्ण विकास होता था। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो माइक्रो फैमिली की तरफ हम लोग जाने लगे हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों को एक एक्चुअल में जो संवाद होना चाहिए, उनको संस्कार की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसका स्थान धीमे धीमे ये वर्चुअल दुनिया लेती जा रही है। जी तो मुझे तो ऐसा लगता है इसका मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई निश्चित समय होना चाहिए जी कि हम इतने समय हम व्हाट्सअप और इसकी दुनिया में रहेंगे, बाकी समय हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से सोचेंगे। संस्कारों की तरफ सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों में कौन सी भावनाएं देना चाहते हैं वो सोचना पड़ेगा। मैं बहुत पहले एक वीडियो देखा था, मैंने बड़ा अच्छा, मुझे बहुत मन को अच्छा लगा। जी उसमें क्या होता था, एक बच्चा है वो घर में कुछ बोलना चाहता है, अपनी स्कूल से आता है, अपनी माँ से कुछ बोलना चाहता है, माँ अपने काम में व्यस्त है, अपने मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है। बच्चा ने अपने स्कूल से बैग रखा और उसने 2-3 मिनट प्रयास किया, पर वो एक तरफ जाके कोने में बैठ गया जी और वो चला गया। तब उसका दूसरा पार्ट आता है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा ऑफिस से आता है, माँ उसकी वृद्ध है, माँ कुछ कहना चाहती है, वो ऑफिस से आया, वो अपनी दुनिया में, अपने मोबाइल, अपने व्हाट्सएप में इतना व्यस्त है। तो फिर वो आगे नीचे लिखते हैं कि यह स्थिति आपने ही पैदा की है। जी तो आप अगर ये संस्कारों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फ्यूचर में या आने वाले समय में आपके साथ कैसी दिक्कतें आएंगी उसका आप पहले से ही कल्पना कर लीजिए। जी तो मैं मानता हूँ सबसे पहले तो पूरे परिवार को 24 घंटे में एक साथ एक समय का भोजन साथ में करना चाहिए। जी ये अगर परिवार में व्यवस्था होती है। दूसरा, उस समय हम मोबाइल की दुनिया से बाहर रहेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2007 में एक नीति बनाई है जिसमें स्कूलों में अनिवार्य योग व्यवस्था शिक्षा जो हो, व्यवस्था जो की। योग की शिक्षा जी अनिवार्य हो। तो हम वास्तव में योग की शिक्षा अगर अनिवार्य करेंगे तो हम इस दुनिया की झंझट और जो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं जी उससे हम बाहर रहेंगे। इसके लिए स्कूलों में हम लोगों ने एक योग शिक्षक हमारा तय किया है, वो योग शिक्षक कुछ समय बच्चों को योग कराएं। जी हमारे प्रत्येक जिले में एक योग की समितियां बनी हुई हैं। जी जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो उसके सचिव होते हैं हम्म और एक योग प्रभारी होता है। ऐसे 11 सामाजिक लोग जो योग में समाज में लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों की समितियां बनी है। जी इसी तरह से हम ब्लॉक की समितियां बनाएंगे, जी इसी तरह से हम ग्राम समितियां बनाएंगे, इसी तरह से हम शहरों में वार्ड समितियां बनाएंगे। ये सभी समितियां योग को और प्रमोट करेंगी। और तो हमारी बात हो रही है मध्य प्रदेश शासन पर योग का क्या प्रभाव पड़ेगा और योग पर कैसे काम करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। जिस प्रकार से आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस बार वृहद तैयारियां की जा रही हैं और जिस प्रकार से योग जो है हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुका है। यदि हम चाहते हैं कि इस भागम भाग भरी जिंदगी से अगर हम थोड़ा सा पल कुछ अपने लिए निकाल पाए तो उसका सबसे एकमात्र विकल्प है योग, और जिस पर हमारी चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी आगामी 21 जून को योग दिवस हम मनाने वाले हैं, पूरा देश पूरा विश्व मनाने वाला है। उसे लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किस प्रकार की तैयारियां कर रही है, क्योंकि अब महज 1 महीने बचे हुए हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं और इस बार तो काफी कुछ नया हुआ है पूरे, अगर हम भारत की बात करें तो किस प्रकार से रहेगा ये इसमें योग दिवस? मुझे लगता है वैसे तो हम हर वर्ष ही योग पे अच्छी तैयारी करते हैं। जी अभी इसी महीने में 25 तारीख को हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं जी और योग को लेकर के एक बड़ा जागरूकता के लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में छोटे बड़े कम मिला करके लगभग 95,000 स्कूल हैं। जी योग 21 तारीख को हम अनिवार्य करेंगे कि सभी स्कूलों में योग के कार्यक्रम हो। जी उसके बाद हम देखें तो हमारे सभी जिलों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में सभी कार्यक्रम होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ी संख्या में पूरा प्रदेश योगमय हो जाएगा जी और उस दिन केवल केवल और केवल चारों तरफ आपको योग के ही
वातावरण दिखेगा जी और मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। ऐसे हम सूर्य नमस्कार भी हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है जी विवेकानंद जी जी की जयंती पर। उस पर भी काफ़ी हमारे यहाँ जागरूकता के साथ काम किया जाता है। जी अ, आगामी 21 जून को लेकर के तैयारियां तो काफी हैं। अभी अभी आप बात कर रही थी, अभी आपने अपने एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि आप लोगों ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ग्रामीण स्तरों पर आपने लोगों का वहां पर गठित किया है, लोगों को आपने ट्रेंड किया है ताकि वो लोगों में योग की जो विद्या है उससे जगा सके। अगर अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि अब बात करते हैं जो योग के जो टीचर हैं, जो प्रशिक्षक जो होते हैं योग के, हमने देखा है कि जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश शासन जो है स्कूल और कॉलेजों में योग की शिक्षा को उन्होंने अनिवार्य कर दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी मिले हैं। योग बिल्कुल। टीचरों की भी जो है अब उसमें भर्तियां हो रही हैं। जी तो कितना कुछ अगर हम कहें, क्योंकि अगर हम किसी राज्य की, अगर हम जीडीपी देखें, किसी राज्य की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है कि यहाँ के जो युवा हैं कितने रोजगार हैं, कितने इनके पास में रोजगार है और कितने काम कर रहे हैं। तो अगर बात करें जिस प्रकार से योग की, तो योग को लेकर के जो प्रशिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो भी लगातार हो रही हैं। क्या लगता है सर कि आने वाले समय में एक एक अच्छी कड़ी हो सकती है लोगों को योग के माध्यम से रोजगार मिलने का, और क्या क्या और योजनाएं जो जी चल रही बिल्कुल हैं हो जो लोगों को सकती है। जोड़ने का? आप दुनिया में देखें कि जो भारत के नहीं दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव जी को देखिए, जी कि जो सारी दुनिया में योग को ले गए हैं और उनके माध्यम से उन्होंने कितना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया है देश के अंदर। जी मुझे लगता है कई मल्टीनेशनल कंपनियों से बड़ा उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया है, वो पूरा का पूरा योग आधारित ही है। और मैं मानता हूँ उसके माध्यम से जितने भी लोगों को रोजगार, चाहे वो उनके केंद्र बन रहे हों, चाहे वो व्यवसाय केंद्र के रूप में खड़े हुए हों, जी तो एक ऐसी बड़ी संख्या में, चाहे श्री श्री रविशंकर का ईसा योग, ईसा फाउंडेशन रविशंकर जी हों, या ईसा योग वाले जग्गी वासु हों, जी ऐसे सारे बड़े बड़े देश के जो प्रमुख संत हैं वो सब योग के लिए काम कर रहे हैं। और योग केवल शरीर को स्वस्थ करने नहीं, वह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए और इसके साथ साथ में व्यवसाय और अपना रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर है। जी और मैं तो मानता हूँ आने वाला बिजनेस का हूँ जी तो एक वेलनेस सेंटर बड़ी संख्या में हो रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों के लोग भारत आते हैं और जी पंचकर्म और इस शिक्षा जो भारत की मूल शिक्षा उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो सभी के सभी अपने आप में एक योग के ही अलाइन डिपार्टमेंट हैं। जी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं, वह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ में एक व्यवसाय, एक रोजगार हाँ, और रोजगार एक संपूर्ण विकास का मॉडल देगा। जी प्रधानमंत्री जी की यही परिकल्पना है। और जी। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं योग पर, क्योंकि योग पर ही सारी हमारी आज की चर्चा टिकी हुई, क्योंकि बात ही हो रही है मध्य प्रदेश के योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, लगातार गांव में बच्चों में हम ये योग की जो शिक्षा पहुंचाने की हम बात कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती आती है महिलाओं के साथ में। यदि हम बात करें, महिलाएं घरेलू भी होती है, महिलाएं कामकाजी भी होती है, और वो कहीं ना कहीं परिवार और बाहर कार्य क्षेत्र में बैलेंस करते करते वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भूल जाती है। तो क्या आगे आगामी योजना ऐसी भी रहेगी कि जो महिलाएं घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं, या कोई टीचर है या किसी भी विभाग में कार्यरत है, तो उन्हें भी योग से जोड़ने का कुछ की योजना कुछ आप लोगों की तरफ से की जाएगी क्या, कि लाइक उनके ऑफिस में कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी मानसिक जो है वो शांति मिले? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। जैसे जो पुलिस स्टेशन में हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि सबसे जी ज्यादा तनाव पुलिस को होता है। जी पुलिस की ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं होता, 12 घंटे भी करना पड़ता है, 14 घंटे भी काम करना पड़ता है। और जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, किसी तरह के लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी जाती है, जी तो वो तो अनलिमिटेड होता है। मतलब वो उस समय ऐसा लगता है मनुष्य के रूप में नहीं खड़ा, वो एक हम कहानियों में सुनते थे कि वो एक ऐसा सुपर हीरो है कि वो 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी देता है। सिंहस्थ में हम लोगों ने देखा है कि पुलिस के 16 24 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी देते हैं। जी और ड्यूटी देते हैं नहीं, 24 घंटे चौकन्ने रहना पड़ता है उनको। जी जो स्मूथली निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी झंझट खड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी है। जी तो मैं ऐसा मानता हूँ इन सबके तनाव को दूर करने के लिए हम पुलिस विभाग में भी इसी तरह की व्यवस्था, या समाज जीवन के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं जी और घरेलू, ऐसे बाबा रामदेव जी ने भी, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स जैसे निकाले जाएं, जी 2 दिन 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन 5 दिन 7 दिन का कोई कोर्स करके जी योग का प्रशिक्षक भी बन जाए और अपने परिवार में भी अगर योग सिखाने लगे, खुद स्वयं योग करने लगे, तो उससे उसमें अंतर आएगा। तो मुझे ना करने का बहाना हो सकता है, अगर एक बार जी संकल्प ले ले, और संकल्प के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और आयोग सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से इसी प्रेरणा को जगाने का काम करता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जी कि वो, जैसे कहा गया, जन जन के लिए योग है, तो योग एक ऐसा आंदोलन के रूप में खड़ा होगा। हर व्यक्ति योग करे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, तनाव से मुक्त रहे
तो वो अपने जीवन में, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और अधिक योगदान दे सकता है। जी। जब स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होना है। स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं। इसलिए जब योग करेगा तो स्वस्थ रहेगा, तो स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे से बचेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही विनती है, यही सलाह है कि आप थोड़ा समय भी अपने लिए निकालिए। थोड़े समय दुनिया की भागम भाग की दौड़ से आप अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, अपने जीवन के लिए निकालिए। इन सब के लिए निकालना है तो आप योग कीजिए। योग ही आपको निरोग रखेगा, योग ही आपको सुखी रखेगा, योग ही आपको संपन्न रखेगा। जी, तो बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से, जो सीधे तौर पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि यदि आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं काटना है, यदि आपको दवाइयों पर पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो आपको योग करना होगा और योग करेंगे तो ही आप निरोग रहेंगे। बहुत ही एक अच्छा एक मैसेज गया है समाज को लेकर के। और आपकी जो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है, दिव्यांगों के लिए आपने काम किया है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आपने काम किया है, कोई एक ऐसा पल जो आपको लगा हो कि मैंने आज समाज के लिए काम किया और उसने आपको बड़ी संतुष्टि दी हो, ऐसा कोई काम, क्योंकि आपने दिव्यांगों के लिए अच्छा काम आपने किया है? मुझे लगता है मेरे जीवन में तो हमेशा ऐसे पल आते रहते हैं, क्योंकि मैं चाहे राजनीति में काम करता हूँ, चाहे मैं मूलतः एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ। मैं राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन मूलतः मैं संघीय स्वयंसेवक के रूप में ही अपने आप को मानता हूँ। वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम लोग ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करते हैं। ब्लाइंड बच्चों में हमारी मध्य प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम है जी। जो हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा खेलती है। 3 बच्चियां हमारे प्रदेश की जो ब्लाइंड बच्चियां हैं वो इंडिया की टीम में हैं। अभी आपने देखा होगा तो वर्ल्ड कप जीता है हमारी बच्चियों ने। और वो ऐसी छोटी जगह से हैं जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते पहली बार उन बच्चियों ने वो कार में बैठा हो, लेकिन वो इंग्लैंड खेलने जा रही हैं, आजकल वो नेपाल खेलने जा रही हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसे क्षण होते हैं जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो ऐसे बहुत क्षण आते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले भोपाल के अंदर एक लगातार 100 घंटे दिव्यांग इवेंट किया था। पूरे देश भर के 750 से अधिक दिव्यांग उसमें आए थे और उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है तो ऐसा लगता है कि आप भगवान के दर्शन करने गए, भगवान साक्षात मुस्कुरा के खड़े हो गए हों। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब दूसरों के लिए काम करते हो तब आपको लगता है कि आपने मनुष्य के रूप में काम किया है, और जब केवल आप अपने लिए करते रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कौन सी बड़ी बात है। तो कीड़े की पतंगे, पशु पक्षी सब लोग करते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन धन्य होना जब ही है जब हम दूसरों के लिए काम करें, जब ही है जब दूसरों के चेहरे पर खुशी लाएं, जब ही हम दूसरों के जीवन में कोई उठाव लेकर के आएँ। तो मेरी तो इच्छा और मेरा प्रयास यही रहता है कि हम उन दिव्यांगों के लिए काम करें, हम ऐसे लोगों के लिए काम करें जो समाज में नहीं बढ़ पाए हैं, हम उनको एक अच्छी हैंड होल्डिंग दें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। इस पर हम लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और मेरे जीवन का मैं ऐसा मानता हूँ लक्ष्य या मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है। जी, तो जिस प्रकार से हमारी बात हो रही है और इन्होंने एक और अच्छा मैसेज दिया है कि पर कल्याण के साथ साथ स्व कल्याण। यदि आप समाज में हैं और यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो आपको लोगों के लिए काम करना होगा, और अगर लोग खुश हैं तो मान के चलिए कि आप भी खुश हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप समाज के अंदर समाज के लोगों के लिए आप काम करते हैं तो एक अंदर से एक संतुष्टि मिलती है, जिसे हम आत्म संतुष्टि के नाम से जानते हैं, और वो चीजें आपको आती है समाज के बीच जो लोग हैं उनके बीच में काम करके। काफी अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। चलते चलते आपको मध्य प्रदेश सरकार ने योग आयोग की अध्यक्ष एक अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो शीर्ष नेतृत्व है, जो यहाँ की जो सरकार है, उन्हें आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि योग के लिए अधिकतम जागरूकता हो। और जब मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जब देखता हूँ प्रधानमंत्री जितने पिछले उनका राजनीतिक जीवन एक गवर्नमेंट के हेड होने के नाते, गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं वहाँ से लगभग 25 साल से अधिक समय का हो गया है। आज तक हमने कभी उनको छुट्टी लेते हुए नहीं देखा है। आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से शक्ति आती है? तो मैं मानता हूँ योग से आती है। और जैसा मुखिया होता है वैसी प्रजा बनती है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं वैसे जैसे हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जिसके लिए काम करते हैं, वो भी 24 घंटे में से 16, 17, 18 घंटे लगातार रोजाना काम करते हैं। वो भी बहुत अच्छे एक योग के साधक हैं और एक अच्छे एक योगी हैं वो। तो मैं मानता हूँ ऐसे बड़े लोगों के माध्यम से समाज को एक प्रेरणा मिलती है। हम सब लोग योग का आचरण बनाएं, और योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, धीमे धीमे योग एक मन की अवस्था बनती जाती है, और मन वो संतुष्टि, वो परोपकार, वो सब योग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सभी लोग उस पर जाएं
और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यही विचार करके हम लोग काम करेंगे और यही मनुष्य के लिए आवश्यक है। हमारे वेदों में एक शब्द कहा गया है मनुर्भव, जी मनुष्य के लिए है वो, मनुष्य के लिए कहा गया कि मनुष्य बनो। जी तो मनुष्य बनो माने क्या बनो? तो यह आचरण करके ही आप मनुष्य बन सकते हैं। अगर हम यह करते हैं तो भगवान जो पतंजलि के योग है, जी जो हमें एक शारीरिक क्रिया के रूप में मिलता है, जो मन के रूप में मिलता है, जो बुद्धि के रूप में मिलता है, जो संस्कार के रूप में मिलता है, तो हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। जी। तो तमाम चर्चा हमारी हुई है योग पर, और योग को हम अपने जीवन में अपना कर कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा हुई है। और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, आपको एक अहम जिम्मेदारी मिली है, तो एक बार हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आपने अपने इस व्यस्तम समय से आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपसे हमारी और चर्चा होती रहेगी। तो हमारी बात हो रही थी मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से, जिन्होंने बताया है कि कैसे आप अपने जीवन को योग से जोड़ सकते हैं और योग से जोड़ने के बाद कैसे आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं, इस पर तमाम चर्चा हुई है। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार जो है योग को लेकर और कौन कौन सी योजना बना रही है, कैसे योग को जन जन तक पहुंचाने का कैसा काम करेंगी, तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। और हमारी चर्चा में बने हुए थे जो योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। इनसे और भी कई बातों पर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है हमारे चलने का। अगले किसी भी एपिसोड में फिर से डॉक्टर शर्मा जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी होस्ट अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार, जोहार।